गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स, स्थितिज वक्रों की विवेचना। प्रीवियस लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके यानी बल को हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू माइनस का du अपॉन dx, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी का ऋणात्मक ग्रेडियंट होता है, ऋणात्मक प्रवणता होती है, वो किसको प्रदर्शित करती है, बल को प्रदर्शित करती है। अर्थात जिस तरह से हमने कण की गति के लिए हमने विस्थापन का समीकरण लिखा था, ठीक है, तो किसी भी कण की गति को हम स्थितिज ऊर्जा के जो वक्र होते हैं उनसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि कण की जो गति होगी वो किस प्रकार होगी। यहाँ पर हमने एक डायग्राम लिया है जहाँ पर ux तथा x के बीच में ये ग्राफ है, इसे हम स्थितिज ऊर्जा वक्र कहते हैं। ये यहाँ पर जो हमने y एक्सिस पे लिया है वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, और x डायरेक्शन की ओर कण की गति है, तो यह हमने x डायरेक्शन ली है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा वक्र है उसके अंदर कण की जो गति होगी वो किस प्रकार होगी, क्योंकि हमारे पास में जब भी कोई कण गति करता है तो जो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी उसकी ऋणात्मक प्रवणता, उसका नेगेटिव ग्रेडियंट उस बल को प्रदर्शित करता है जिस बल क्षेत्र में कण गति करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो कण की स्थितिज ऊर्जा ux है और कण की जो गति है x डायरेक्शन के अंदर, तो यहाँ से अपने पास में हमें कण का जो मोशन है वो हम निकाल सकते हैं। इस तरह से हमें एक वक्र दिया गया है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या होगा कि जो कण है उसके ऊपर एक बल कार्य करेगा, ठीक है, जो ux उसकी स्थितिज ऊर्जा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा उसके ऊपर एक बल कार्य करता है, और ये बल किस प्रकार होता है, F इक्वल टू माइनस du बाई dx की फॉर्म में होता है। और ये कौन सा बल होगा, जिस बल क्षेत्र में कण गति कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा कि जब x के बढ़ने के साथ में, ठीक है, यहाँ पर अपने पास में हम देख सकते हैं कि जब x के बढ़ने के साथ में यदि हमारी स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ रही है, यानी du बाई dx अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, यदि du बाई dx पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा, f जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। f इक्वल टू माइनस का du बाई dx, यानी उसके ऋणात्मक x की दिशा में उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। दूसरा अपने पास में क्या होगा कि यदि जो अपने पास में x के बढ़ने के साथ में स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है तो क्या होगा, धनात्मक x दिशा में फोर्स लगेगा। f का मान क्या हो जाएगा, माइनस का du बाई dx, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फोर्स जो होगा वो धनात्मक x दिशा की ओर होगा। इस प्रकार हमेशा कण के ऊपर एक ऐसा फोर्स कार्य करेगा, ऐसा बल कार्य करेगा जो उसे कम स्थितिज ऊर्जा वाले क्षेत्र की ओर लाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये सब हम देख सकते हैं, यानी हमारे जो स्थितिज ऊर्जा वक्र होते हैं, स्थितिज ऊर्जा और उसकी स्थिति के बीच में जो हम वक्र ड्रॉ कर रहे हैं, जो कर्व हम बना रहे हैं, उन कर्व से हम निकाल सकते हैं या देख सकते हैं कि कण की जो गति है वो किस प्रकार होगी, ठीक है। इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, तो हमने एक रिलेशन देखा था कि F इक्वल टू अपने पास में माइनस का du अपॉन dx आता है, ठीक है। फिर हमने कण की सरल रेखीय गति पढ़ी थी कि यहाँ से कण की सरल रेखीय गति के लिए हमने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करके और कण की सरल रेखीय गति को निकाला था। अब हम पोटेंशियल एनर्जी के जो कर्व होते हैं वहां से हम कण की गति को देखते हैं कि कण की जो गति है वो किस प्रकार होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि जो कण की गति का बिना अध्ययन या फिर कण की गति के जो समीकरण होते हैं उनको बिना निकाले भी हम स्थितिज ऊर्जा वक्रों से कण की गति की विवेचना कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि किसी कण की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है,
किसी कण की स्थितिज ऊर्जा स्थिति का फलन होती है। ठीक है, तो जो कण की स्थितिज ऊर्जा होगी वो किसका फंक्शन होती है? स्थिति का फलन होती है, पोजीशन का फंक्शन होती है। u को हम कैसे लिखते हैं? ux। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया? किसी कण की स्थितिज ऊर्जा स्थिति का फलन होती है तथा स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक ग्रेडियंट ठीक है, स्थितिज ऊर्जा की जो नेगेटिव ग्रेडियंट होगा, ऋणात्मक प्रवणता होगी, ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता उस बल को प्रदर्शित करती है जिस बल क्षेत्र में कण गति करता है ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या होगा कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है उसका नेगेटिव ग्रेडियंट उस फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा जिस फोर्स के अंदर पार्टिकल मोशन कर रहा है। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा? किसी विस्थापन x के लिए कण पर कार्यरत बल का मान ठीक है, विस्थापन x के लिए कण पर कार्यरत बल का मान F = माइनस का du/dx। ठीक है, ये कार्यरत बल कितना हो जाएगा? F = माइनस का du/dx। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? F = माइनस का du/dx। यदि x के बढ़ने के साथ स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है तो कण पर ऋणात्मक या फिर कण पर कार्यरत बल का मान ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, कण पर कार्यरत बल का मान ऋणात्मक हो जाता है तथा ऋणात्मक x दिशा में बल कार्य करता है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि जब x के बढ़ने के साथ में u कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रवणता है, जो ढाल है, वो किसको प्रदर्शित कर रही है? u2 - u1 x2 - x1, जहां पर x1 क्या है? प्रारंभिक स्थिति और x2 क्या है? आगे जब जा रहा है तो उसकी अंतिम हो जाएगी। इसी प्रकार से u1 x1 पर और u2 क्या हो जाएगी? x2 पर। तो यदि x2 बढ़ रहा है यानी वो आगे की ओर जा रहा है, तो अगर u2 भी बढ़ रहा है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे की ओर जाने पर u2 का मान भी बढ़ रहा है इस कंडीशन में जो हमारा इस तरह से है, तो यहाँ पर क्या होगा
तापमान बढ़ रहा है तो कण पर किस दिशा में माइनस का du/dx, ठीक है, यानी F इक्वल टू क्या हो गया, माइनस हो गया, तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक x दिशा में बल कार्य करेगा, ठीक है। तो यहां से अपने पास में ये कंडीशन आ गई। ठीक है, तो x दिशा में बल कार्य करता है तथा यदि x के बढ़ने के साथ स्थितिज ऊर्जा का मान कम होता है तो F का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या हुआ, यदि U2 माइनस U1, यहां से U2 अगर कम है U1 से तो ये वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी, और एक माइनस ऑलरेडी बाहर है तो F का मान क्या हो गया, धनात्मक x दिशा की ओर, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो F होगा वो किस तरह से कार्य करेगा कण के ऊपर, ठीक है, यानी कण की जो गति हो रही है तब F किस तरह से कार्य कर रहा है वो हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कण की गति जो हमारे पास में हमने P1, P2, P3 पॉइंट डिसाइड किए हुए हैं, तो वहां से क्या होगा, कण की गति किस प्रकार होगी, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर अपने पास में ux तथा x के बीच का एक ग्राफ है। यहाँ पर हमने P1, P2 और P3 पॉइंट डिसाइड किए हुए हैं। इनके अंदर हम देखते हैं ये पार्टिकल की पोजीशंस हो सकती हैं और किस तरह से उन पर बल कार्य करेगा। ये अलग अलग एनर्जी लाइंस हमने डिफाइन की हुई हैं कि उसकी स्थितिज ऊर्जा इतनी हो, उसकी जो पार्टिकल की एनर्जी जो हो वो कितनी हो, E हो, या फिर इस लाइन तक हो या इस तक हो, तो कण की जो गति होगी वो किस प्रकार होगी वो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में इस तरीके की जो वक्र है इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इस कर्व से कण की गति का हम अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक लेते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि किसी भी स्थिति में कण पर कार्यरत बल का मान इस प्रकार होता है कि वो उसे कम स्थितिज ऊर्जा वाले क्षेत्र की ओर ले जाने का प्रयास करता है। यह भी हम देखते हैं कि किस प्रकार होगा। तो यहां से अपने पास में देखो कि ये जो कंडीशन है, ये हमारा पॉइंट क्या है, P1 है। यदि हम इस पॉइंट से पार्टिकल को थोड़ा डिस्प्लेस करें, ठीक है, इधर या इधर कहीं भी हम उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, जैसे मान लो ये हमने पॉइंट x0 पोजीशन हो गई उसकी, ये पोजीशन हमने x डिफाइन कर दी, ठीक है। तो क्या होगा, पार्टिकल की जो स्थितिज ऊर्जा है इस कंडीशन में सबसे कम है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा का मान है वो सबसे कम है, तो यहाँ पर क्या होगी, कण के पास में गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। फिर क्या होगा, धीरे धीरे पार्टिकल को जब हमने इधर विस्थापित किया तो जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो उसके पास में स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर या हम देख सकते हैं, चाहे हम इधर की बात करें तब भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर पार्टिकल के पास में
स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा कि जब कण के ऊपर स्थितिज ऊर्जा लग रही है तो फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू माइनस का du बाय dx। ठीक है, तो अगर हम इस रीजन की बात करें तो क्या होगा कि x के बढ़ने के साथ में एनर्जी भी बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पर जैसे जैसे हमारा x बढ़ रहा है उसकी स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ रही है। तो स्थितिज ऊर्जा अगर बढ़ेगी तो F इक्वल टू माइनस का du बाय dx यानी एक ऋणात्मक फोर्स कार्य करेगा। ठीक है, तो ऋणात्मक फोर्स जो कार्य करेगा नेगेटिव x की डायरेक्शन में, यानी वो जो फोर्स होगा वापस उसे इधर ही लाने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव x की ओर यानी आगे की ओर नहीं जाने देगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो रिस्टोरिंग फोर्स उसके ऊपर लग रहा है वो वापस क्या होगा, पार्टिकल को इधर ही लेकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे पार्टिकल को हमने डिस्प्लेस किया, ठीक है, पार्टिकल ने इधर गति करना स्टार्ट की, फिर क्या होगा उसके ऊपर वापस जो ऋणात्मक फोर्स लगेगा वापस उसे नीचे की ओर ही लाएगा। ठीक है, यानी इस कम स्थितिज ऊर्जा वाले क्षेत्र की ओर लाने का प्रयास करेगा। फिर हम देखते हैं कि अगर हमने इधर स्थापित किया पार्टिकल को तो एनर्जी तो अब भी बढ़ रही है इस डायरेक्शन में भी, लेकिन यहाँ पर हमारा x का जो मान है यानी यदि हम x2 माइनस x1 लिखें तो यहाँ पर अब x कम हो रहा है तो वापस से अपने पास में क्या हो गया, पॉजिटिव फोर्स हो जाएगा क्योंकि x कम हो रहा है। तो ये एक नेगेटिव तो यहाँ से आ जाएगा और एक नेगेटिव पहले से बाहर है, तो अब F जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अब F उसको इधर ले जाने का प्रयास करेगा, इसका मतलब वापस इधर ही आएगा। ठीक है, तो जो कण है उसको यदि हम P1 से डिस्प्लेस करते हैं, उसको हम विस्थापित करते हैं तो उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो इस प्रकार होगा कि वो वापस P1 की ओर ही आए। इसका मतलब कि जो कण की गति हो रही है वो किस तरह से हो जाएगी, एक दोलनी गति हो जाएगी, यानी उस पर लगने वाला जो बल है वो उसे हमेशा कम स्थितिज ऊर्जा वाले क्षेत्र की ओर ही रखेगा। ठीक है, अब हम ये जो हमारे पास में P1, P2, P3 पॉइंट्स हैं इनको डिफाइन करते हैं कि इन्हें हम क्या कहते हैं। उसके बाद में हम जब इनकी Q, C, D, G, S जो पॉइंट्स हमने ले रखे हैं ये हमारे पॉइंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हम देखेंगे बाद में। अब हम लिखते हैं स्थायी संतुलन। ठीक है, स्थायी संतुलन की स्थिति या अवस्थाएं। ठीक है, पहले हम संतुलन अवस्थाओं को देख लेते हैं कि संतुलन अवस्थाएं कौन सी होंगी। तो संतुलन अवस्थाएं क्या होती हैं कि जब पार्टिकल जो है वो जहां पर उसकी जो du बाय dx है उसका मान 0 हो और पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स जो हो वो 0 हो, यानी कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा हो, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, संतुलन की स्थिति कहलाती है। ठीक है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है अपने पास में हम देख सकते हैं कि जो P1, P2 और P3 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर जो du बाय dx का मान है वो 0 है, यानी कण पर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है। यहाँ पर F का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, यानी पार्टिकल यहाँ पर अगर है तो वो यही रहेगा। यदि हम उसे विस्थापित करते हैं तब उसकी जो गति होगी वो किस प्रकार होगी वो हम देखते हैं। लेकिन अगर पार्टिकल P1 पॉइंट पे है तो वो संतुलन की स्थिति में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इसी प्रकार जो हमारा P2 पॉइंट है उसमें भी क्या होगा, du बाय dx का मान 0 होगा और जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा, रेस्ट में होगा, संतुलन की स्थिति
में होगा और इसी प्रकार P3 पे होगा। तो संतुलन की स्थिति कौन सी होती है? जिनमें du/dx का मान 0 हो और जो कण पर कार्य करने वाला बल हो, फोर्स हो, वो क्या हो? 0 हो। ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वक्र के बिंदु P1, P2 तथा P3 संतुलन अवस्थाएं या संतुलन की अवस्थाएं कहलाते हैं। इन पर du/dx या ऐसे लिख सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा की प्रवणता 0 होती है कि प्रवणता का मान शून्य होता है तथा कण पर कोई बल कार्य नहीं करता। ठीक है, तो जो हमारे P1, P2, P3 पॉइंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कण पर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि स्थायी संतुलन क्या होता है। जो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा? तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास में P1, P2, P3 तीन पॉइंट्स जो हैं, इनमें से हम बात करते हैं स्थायी संतुलन की। ठीक है, तो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है कि जब अपने पास में कण P1 पर है, ठीक है, तो P1 पे जब कण था तो हमने देखा कि यदि हम उसे P1 से डिस्प्लेस करें, चाहे हम उसे इस डायरेक्शन में करें या इस डायरेक्शन में करें, हम उसे अगर विस्थापित करते हैं तो कण पर लगने वाला जो बल होता है वो किस प्रकार होता है कि वो वापस कण को इधर ही लाने का प्रयास करता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो क्या है? एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कण इस पोजीशन में रहना चाहता है, तो यहाँ से क्या कहलाएगा? स्थायी संतुलन कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करें P2 की, तो P2 के अंदर क्या होगा कि यहाँ से अपने पास में जो कण पर लगने वाला जो फोर्स होगा, अगर हम P2 पर है तब तो वो संतुलन में है, लेकिन यदि हम उसे डिस्प्लेस करें P2 से तो क्या होगा? कण पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो इस प्रकार होगा कि वो इसे दूर ले जाने का ही प्रयास करता है। ठीक है, जैसे हम बात करें इस रीजन की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? x के बढ़ने के साथ में, ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा? x के बढ़ने के साथ में u का मान कम हो रहा है। ठीक है, यानी पार्टिकल P2 पे है और हमने उसको डिस्प्लेस किया इस तरफ। ठीक है, ये उसकी x1 पोजीशन हो गई, ये उसकी x पोजीशन हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया? x के बढ़ने के साथ में u का मान कम हो रहा है, तो जो हमारा f होता है वो क्या होता है? माइनस du/dx। ठीक है, तो जो हमारा f होगा वो क्या हो गया? माइनस du/dx। तो जब हमने x को बढ़ाया, ठीक है,
तो ये वाला मान तो धनात्मक रहेगा क्योंकि x बढ़ रहा है, तो x2 - x1। लेकिन u2 - u1 क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि x के बढ़ने के साथ में एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, तो u2 - u1 का मान ऋणात्मक, तो F = माइनस का du/dx, तो F क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यानी अगर हमने कण को इधर लेके गए कण को, तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा, और यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा तो कण क्या होगा, इधर ही जाएगा, इस P2 से दूर ही जाएगा। और चाहे हम इस रीजन की बात करें तब भी क्या होगा, कण पर जो लगने वाला फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पर अब x भी कम हो रहा है और एनर्जी भी कम हो रही है। ठीक है, तो दोनों जब कम हो रहे हैं तो ये वाला मान धनात्मक रहेगा। ठीक है, तो F = क्या हो जाएगा, माइनस का du/dx, तो अब F क्या हो गया, नेगेटिव x की ओर, तो नेगेटिव x की ओर मतलब इस डायरेक्शन में, तो ये कण को इधर लेके जाएगा। तो इसका मतलब है कि यदि हम जो हमारा P2 कण है वो P2 पोजीशन है, इस पोजीशन से अगर पार्टिकल को हम थोड़ा सा भी इधर उधर डिस्प्लेस करते हैं, विस्थापित करते हैं, तो कण पर जो लगने वाला फोर्स है वो इस प्रकार होगा कि वो उसे इस P2 से दूर ही लेकर जाता है। और यदि वो इसे P2 से दूर लेकर जाता है, इसका मतलब P2 जो है वो स्थायी संतुलन नहीं है। और वैसे भी जो कण पर लगने वाला जो बल होगा वो किस तरीके से होगा कि वो हमेशा उसे न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र के अंदर रखेगा, और ये न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो जो P2 हो गया वो स्थायी संतुलन नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, P3 पॉइंट है। तो P3 पॉइंट के ऊपर क्या होगा, सेम वही होगा जो हमने P1 के लिए डिस्कस किया। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया, P1 और P3 स्थायी संतुलन हो गए, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गए, और जो P2 है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा कि जो हमारा वक्र है ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में जब पार्टिकल P1 या P3 पर है तो क्या होगा, वो स्थायी संतुलन होगा। तो स्थायी संतुलन बिंदु है यदि कण इन पर स्थित है तो वह विराम अवस्था में रहेगा, तथा यदि कण को P1 तथा P3 से, ठीक है, विस्थापित करते हैं, ठीक है, विस्थापित करते हैं तो कण पर लगने वाला बल इस प्रकार होगा ठीक है, इस प्रकार होगा कि ये वापस कहाँ आए, P1 और P3 की ओर ही आए। ठीक है, ये बिंदु न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा या इन पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है।
ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन हो गए। नेक्स्ट हम लिखते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी संतुलन। और अस्थायी संतुलन क्या होगा, P2 पोजीशन। ठीक है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम P2 पोजीशन है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वक्र में P2 बिंदु अस्थायी संतुलन कहलाता है, यह अस्थायी संतुलन अवस्था कहलाती है। ठीक है, इस अवस्था में यदि हम पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे, कण को विस्थापित करते हैं, तो जो फोर्स होगा वो कण को P2 से दूर ले जाने का प्रयास ही करता है। ठीक है, तो जो बल की दिशा होगी वो इस प्रकार होगी कि वो इससे अधिक दूर ही विस्थापित करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, यदि कण को P2 से थोड़ा विस्थापित करते हैं, तो कण पर लगने वाला बल इस प्रकार होता है कि कण P2 से अधिक दूर ही विस्थापित हो। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि वो कण को P2 से अधिक दूर ही विस्थापित करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा कि जो P2 है वो अस्थायी संतुलन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक लिखे इसे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा उदासीन संतुलन, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की पोजीशन वह पोजीशन होती है जिसके ऊपर पार्टिकल के जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान जो होगा वो नियत होगा। ठीक है, यानी जब पार्टिकल इस न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, उदासीन संतुलन की अवस्था में है, तो कण पर लगने वाला जो बल है वो कण की जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी, नियत होगी। स्थितिज ऊर्जा नियत होगी तो इसकी जो प्रवणता या जो ढाल है वो क्या हो जाएगी, du/dx = 0 होगी। ठीक है, तो du/dx = 0 हुआ तो F = क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, यानी कण पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो संतुलन होता है इसे
इसे हम क्या कहते हैं, उदासीन संतुलन कहते हैं। अगर पॉइंट उदासीन संतुलन की पोजीशन में है, ठीक है, तो अगर हम उस उदासीन संतुलन से पॉइंट को विस्थापित या जो हमारा पार्टिकल है उसे विस्थापित भी करें, डिस्प्लेस भी करें, तब भी क्या होगा, वो उसी कंडीशन में रहेगा, यानी तब भी उसके ऊपर कोई फोर्स कार्य नहीं करेगा, तब भी वो संतुलन में ही रहेगा। यहाँ पर अपने पास में क्या था, ये जो हमारे पॉइंट्स थे, ठीक है, तो इनके ऊपर यदि हम पार्टिकल को विस्थापित कर रहे थे तो कोई ना कोई बल लग रहा था और विस्थापित करने के बाद में वो संतुलन अवस्था में नहीं था, ठीक है। लेकिन उदासीन संतुलन में क्या होगा, यदि हम कण को विस्थापित भी कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर भी वो संतुलन अवस्था में ही रह रहा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि हमारी कोई मेज है, उस पर रखी हुई कोई वस्तु, कोई बुक, ठीक है, जैसे मान लो उसके ऊपर हमारे पास में एक बुक रखी हुई है। अगर हम इस बुक को कहीं भी विस्थापित करें इस मेज के ऊपर, तो क्या रहेगा, वो सारी स्थितियां उदासीन संतुलन की स्थितियां रहेंगी। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान नियत है और इस पर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा, और चाहे हम इस बुक को डिस्प्लेस करके यहाँ रख दें, तब भी क्या हो जाएगा, वो उसकी संतुलन की स्थिति ही रहेगी। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसे हम उदासीन संतुलन कहते हैं। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या हो गया, जब किसी कण पर या जब किसी कण की स्थितिज ऊर्जा का मान नियत होता है तथा du/dx इक्वल टू 0 व F इक्वल टू 0 हो, तो कण उदासीन संतुलन, या फिर हम कह सकते हैं कि हो तथा कण को एक संतुलन स्थिति से या कण को संतुलन स्थिति से विस्थापित करने पर नवीन स्थिति भी संतुलन स्थिति ही हो, तो यह उदासीन संतुलन कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और इसका उदाहरण क्या होगा, मेज पर रखी कोई वस्तु, ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा अपने पास में मेज पर रखी कोई वस्तु। ठीक है, यहां तक लिखें। ठीक है, मेज पर रखी कोई वस्तु या किताब हम ले सकते हैं, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, वो स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल वेल क्या होता है और बाउंड स्टेट क्या होती है, परिबद्ध अवस्था क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो अपने पास में ये जो स्टेट्स आ रही हैं, इन्हें हम परिबद्ध अवस्थाएं कहते हैं, और किस प्रकार से वो परिबद्ध अवस्थाएं आती हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।